नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज दो घटनाएं हुई, दोनों संसद में हुई। पहली घटना हुई कि राहुल गांधी में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने और दो चुनाव लगातार, दो लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने लायक सीटें मिली। तो राहुल गांधी ने एक तरह से कहें तो बीच में जो 1-1.5 साल के लिए अध्यक्ष बने थे पार्टी के, उसके अलावा कभी जिम्मेदारी लेने की कोशिश भी नहीं की। वो लगातार जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों से भागते रहे। पहली बार उनको जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका मतलब है, नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब है कि वो अब उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने का सपना अंगड़ाई लेने लगा है। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन दूसरी खबर की बात कर लें। दूसरी खबर है, ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए और ध्यान से सुनिए, ध्वनि मत से चुन लिए गए। और इसी में सारी कहानी है आज की। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने केरल के सांसद के सुरेश को चुनाव मैदान में उतारा था और कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव का वातावरण खराब करने के लिए उसने हर संभव कोशिश की। आज़ाद भारत के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव की नौबत आई। पहली बार 1952 में, दूसरी बार इमरजेंसी के समय 1976 में और अब तीसरी बार। कोई ज़रूरत नहीं थी, आम राय की जो परंपरा है उसको बने रहने देना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी को अपनी ताकत दिखानी थी। वो उनको दिखाना था कि उनकी पार्टी, उनका जो गठबंधन है वो बहुत ताकतवर हो गया है। तो पहला काम उन्होंने, और शुरू से कर रहे हैं, जब से नतीजे आए हैं तब से कर रहे हैं, और इस दौरान जो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का समय आया तो और तेज़ कर दिया इस मुहिम को कि जेडीयू और टीडीपी से अपील करने लगे अपने उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। अगर इस चुनाव में हरा देते बीजेपी को, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार जीत जाता तो सरकार गिर जाती। इससे सुनहरा मौका राहुल गांधी के लिए क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने का। तो ये पहली सीधी लड़ाई थी संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, यानी नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच में, यानी सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच में। विपक्षी गठबंधन लगातार कह रहा था कि एनडीए का जो गठबंधन है बड़ा कमज़ोर है और इसमें जो है आम राय नहीं है, सब एकमत नहीं है और अंदर से इसमें बिखराव है, दरारें हैं और ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है। ये कांग्रेस के सभी नेता समय समय पर बोल रहे हैं। तो ये चुनाव उस बात का इम्तहान था कि एनडीए कितना मजबूत है और इंडी गठबंधन कितना मजबूत है। तो ये जो पहला मुकाबला हुआ, उससे राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। अब आप कहेंगे कि इसमें मैदान छोड़कर भाग जाने वाली कौन सी बात है? बता रहा हूं। मैंने अभी पहले कहा कि ओम बिरला ध्वनिमत से चुने गए। जब इस तरह का मुकाबला होता है विपक्ष और सत्ता पक्ष में, तब विपक्ष जो है जानते हुए भी कि हार जाएंगे, वो डिवीजन की मांग करता है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले से पता था, बल्कि इंडी गठबंधन को पता था कि वो अपना उम्मीदवार जिता नहीं पाएंगे। फिर भी उन्होंने मुकाबले में उतरने का फैसला किया। वो चाहते तो जो परंपरा है इतने सालों की, इतने दशकों की, उसका सम्मान करते हुए आम सहमति से ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुनवाने में मदद करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि उनको अपनी ताकत दिखानी थी। और जब ताकत दिखाने की कोशिश की तो पता चला कि घर में ही दरार है। तो लगा कि अगर चुनाव की नौबत आई, यानी मतदान की नौबत आई, तो अपने घर की दरारें दिख जाएंगी। आज अखिलेश यादव भी बोले, जाहिर है कि वो के सुरेश के पक्ष में बोले, लेकिन उनका भाषण सुन के अगर आप उनके फॉलोअर हैं, उनके समर्थक हैं, तो आपको बड़ी निराशा हुई होगी। इतने लंबे समय से जो राजनीति में है, 2 या 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके, मुश्किल से 1 मिनट का भाषण था उनका, और वो भी कागज़ से देख देख कर बोल रहे थे। वो भी 4, 6, 10 लाइनें भी वो अपने आप बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया आज।
और उन्होंने चर्चा क्या की, जब कागज से हटे तब चर्चा क्या की कि हम जिस सदन से आए हैं वहाँ अध्यक्ष कुर्सी बहुत ऊंची है, ये कुर्सी जो है नीची है। दूसरा, आपके पीछे जो है, आपका जो आसन है उसके पीछे सीमेंट नज़र आ रहा है। अखिलेश यादव नेता हैं कि बिल्डर हैं, ये समझना मुश्किल है। उनको नए सदन में 18वीं लोकसभा है, उसमें इतना ऐतिहासिक मौका मिला है, वो कांग्रेस के बाद विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो अपनी बात, अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का और संक्षेप में वो बात कहने का मौका था। और उनको लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे सीमेंट नज़र आ रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका विजन क्या है, उनकी सोच की सीमा क्या है, कहाँ तक सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी ऊंची है कि नीची है, ये आज का विषय तो कतई नहीं हो सकता था। और कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके राजनेता और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के नाते उनसे उम्मीद थी कि वो ज़्यादा बेहतर ढंग से अपनी बात रखेंगे, लेकिन नहीं रख पाए। लेकिन आज का मुद्दा अखिलेश यादव नहीं है, आज का मुद्दा राहुल गांधी है। राहुल गांधी के बारे में वो कहावत कही जा सकती है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब राहुल गांधी के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नेता सदन से कई मामलों में, जब संसदीय बहस होती है, चर्चा होती है, उसमें ज़्यादा होती है। उसको सरकार को घेरना पड़ता है। नेता सदन को तो अपनी सरकार की उपलब्धियों को, अपनी सरकार के विजन को और आगे वो क्या करने वाले हैं ये बताना होता है। विपक्ष को खामियां खोजनी होती हैं और विपक्ष को एक अल्टरनेटिव विजन प्रस्तुत करना होता है और विपक्ष के नेता को तत्काल जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ प्रत्युत्पन्नमति जिसको कहते हैं उसकी बड़ी ज़रूरत होती है और बड़े रिसर्च की ज़रूरत होती है। आपको नियमों का पता हो, आपको विषय की जानकारी हो, जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर आप हस्तक्षेप करने की क्षमता रखते हो। इन सब का इम्तहान राहुल गांधी का होने वाला है इस 18वीं लोकसभा में। लेकिन मैंने तो बात कही थी कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। तो मैदान छोड़कर कैसे भाग गए? इसलिए भाग गए कि अगर उनको ये लग रहा था कि हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं, हम जो सत्तारूढ़ दल है उसके मुकाबले जो हमारा गठबंधन है वो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा एकता के साथ खड़ा है, तो वो डिवीज़न की मांग करते। आपने संसद की कार्रवाई अगर देखी होगी तो बहुत बार देखा होगा कि विपक्ष जानते हुए भी कि इस मुद्दे पर हमारे साथ बहुमत नहीं है, डिवीज़न की मांग करता है, यानी वोट की मांग करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस मुद्दे पर कितने लोग किस तरफ थे। आज ये मौका राहुल गांधी के लिए पहला मौका था ये दिखाने का कि उनका इंडी गठबंधन ज़्यादा मजबूत है। अगर वो कुछ और लोगों को जोड़ पाते या अपने पूरे गठबंधन को साथ रख पाते, डिवीज़न की मांग नहीं करना और आम सहमति पर सहमत न होना, ये दोनों जो है परस्पर विरोधी बातें हैं। आम सहमति के लिए तैयार हो जाते तो इज्जत बची रहती, लाज ढकी रहती। डिवीज़न की मांग करते तो लाज खुल जाती, सार्वजनिक हो जाता कि गठबंधन में कितने साथी साथ हैं और कितने जो है अलग थलग हैं। एक बयान का उदाहरण देता हूँ। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो है नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लोकसभा सदस्य भी हैं और ममता बनर्जी के राजनीतिक वारिस हैं, ये सब लोग जानते हैं। उनसे जब पूछा गया लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में, कल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने या किसी ने हमसे तो कोई संपर्क किया नहीं, हमसे कोई सलाह मशवरा किया नहीं। तो इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुद्दे पर साथ नहीं थी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि अगर डिवीज़न की मांग होती तो तृणमूल कांग्रेस समर्थन में वोट करती, विरोध में वोट करती या एब्सटेन करती। यही तीन विकल्प हैं। बहिर्गमन का भी विकल्प होता है कि आप सदन से उठकर चले जाएं। तो इन चारों में से जिस भी विकल्प का इस्तेमाल करती है तृणमूल कांग्रेस, उससे मालूम होता कि इंडी गठबंधन कितना मजबूत या कमज़ोर है। तो ये डिवीज़न की मांग न करना ये बताता है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, उसकी दीवारें पोली हैं, वो कभी भी गिर सकती हैं, किसी भी बड़े धक्के से
उनमें बड़ी दरार आ सकती है और वो गिर सकती है। खास तौर से तृणमूल कांग्रेस का जो रवैया है, खास तौर से कांग्रेस और सीपीएम के साथ को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर ये दोनों साथ हैं तो हम साथ नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए जो है बड़ी मुश्किल है। वो कोशिश की गई, चिदम्बरम को भेजा गया था ममता बनर्जी को मनाने के लिए कि राहुल गांधी पहली बार जो है प्रतिपक्ष के नेता बन रहे हैं, ऐसे में उनको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलना चाहिए, आप साथ दीजिए। लेकिन लगता नहीं है कि ममता बनर्जी इसके लिए तैयार हुई। अगर ममता बनर्जी तैयार होती तो मेरा पक्का मानना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डिवीजन की मांग करती। एक बार आपने जब आम सहमति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आपने एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की। दूसरा भी हार का जो है, राहुल गांधी की हार का मुद्दा बताता हूं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के। वो बातचीत करने गए थे स्पीकर के मुद्दे पर। राहुल गांधी से भी बात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात हुई और कांग्रेस के दूसरे नेता जो उस बैठक में रहे हों उन लोगों से बात हुई। कांग्रेस ने शर्त रखी कि आप अभी और इसी समय डिप्टी स्पीकर के पद के बारे में फैसला कीजिए कि वो हमारा होगा, यानी विपक्ष का होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये शर्त के साथ हम मान नहीं सकते, हम डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए आम सहमति बनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस शर्त के साथ नहीं मानेंगे। मान लीजिए कि राजनाथ सिंह ये मान जाते तो आप समझिए इसका राजनीतिक संदेश क्या जाता। इसका राजनीतिक संदेश जाता कि बीजेपी का अपना बहुमत नहीं आया, इसलिए मोदी कमज़ोर पड़ गए। ये सीधे अटैक होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने सरेंडर कर दिया विपक्ष के सामने। और ख़ास तौर से राहुल गांधी के जो पैरोकार हैं वो ये चलाते कि राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। उनकी शर्त मानने पर मजबूर हो गए। ज़्यादा संख्या में सांसद साथ होने के बावजूद उनको विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देना पड़ा। बीजेपी कह रही कि भाई जहाँ जहाँ आपकी कांग्रेस की सरकार है और जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन की पार्टियों की सरकार है, हर जगह आपने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास रखे हैं, फिर हमसे कैसे अपेक्षा करते हैं कि हम आपको उपाध्यक्ष का पद दे देंगे। तो ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उपाध्यक्ष के मुद्दे पर झुकना नहीं है, ये एक बड़ी जीत है जो पहली लड़ाई की जीत है। दूसरी जीत है विपक्ष और ख़ास तौर से कांग्रेस और राहुल गांधी जो डिवीज़न से भाग गए। डिवीज़न नहीं कराने का फैसला, इसका मतलब है कि आप आश्वस्त नहीं थे कि आपके गठबंधन की जो 234 की संख्या है वो सबका सब वोट आपको मिलेगा। ये किसी भी गठबंधन या पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का कारण होता है कि जो गठबंधन के साथी हैं या जब पार्टी है, एक पार्टी की संख्या की बात है तो उस पार्टी के लोग सब एकजुट होकर एक मुद्दे पर साथ हैं। ये कलई खुल जाती इसी चुनाव में, इसलिए डिवीज़न से भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया कि उसका जो गठबंधन है एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी जो 292 सीटें हैं उससे ज़्यादा संख्या जुटाने में वो सफल होगी। उसका पहला उदाहरण मिला जब वाईआरसीपी कांग्रेस ने घोषणा की कि वो एनडीए के लोकसभा उम्मीदवार का समर्थन करेगी, यानी एनडीए के समर्थकों की संख्या लोकसभा में बढ़ गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और संकेत दिया कि हमारी संख्या जो है उसको तो हम एक साथ रखने में कामयाब हैं ही, हम अपनी संख्या बढ़ाने में भी सफल हैं। और कांग्रेस पार्टी ये संदेश नहीं दे पाई कि उसका गठबंधन और उसके गठबंधन के सारे साथी दल साथ हैं। तो ये राहुल गांधी की ये पहली स्ट्रेटेजिक हार है। अगर उनको राजनीति की समझ होती, अगर उनको पता होता कि इसका संदेश क्या जाएगा, उनको समझ में आता, उनके रणनीतिकारों को समझ में आता, तो उनको समझाते कि आप हाई मॉरल स्टैंड लीजिए और कहिए कि हम जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के साथ हैं और आम सहमति से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है, इस बार भी होगा। तो आपकी बात जो है, आपकी जो असलियत है वो ढकी रहती। लेकिन ऐसा नहीं करके और उसके बाद डिवीज़न की मांग नहीं करके आपने सारे पत्ते खोल दिए। आपके गठबंधन की दरारें सामने आ गई हैं
और आने वाले दिनों में ये दरार और बढ़ने वाली है। और जो लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई, उनको आगे चलकर बड़ी निराशा होने वाली है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।